Hello everyone, here we are again with our new topic from the chapter Manufacturing Industries। प्यारे बच्चों, आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि होगा आपका केमिकल इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, तब तक हम क्या कर चुके हैं पहले एक बार उसके बारे में सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। दैट इज, एक तो था आपका एग्रो बेस्ड और एक आपका था मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में जो आपकी मेन इंडस्ट्रीज थी वो कटी हुई, तो हमने इसका बस इंट्रोडक्शन किया है, जो कि जैसे इंट्रोडक्शन बारे में कि इसके अंदर कौन सी आती है, जैसे टेक्सटाइल आता है तो टेक्सटाइल में क्या क्या आता है हमने उसके बारे में पढ़ा है। और मिनरल बेस्ड में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है किसका, आयरन बेस्ड का, आयरन एंड स्टील का। और इसके साथ साथ आयरन एंड स्टील के साथ हमने दूसरा क्या किया है, हमने इंट्रोडक्शन की आयरन एंड स्टील के साथ हमने किया है क्या कि हमारी जो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा है। ये सारी की सारी मिनरल्स बेस्ड होती हैं, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा, वो मिनरल होता है। क्या होता है, वो मिनरल होता है। और हमारी एग्रो बेस्ड में जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। कहाँ से आता है बेटा, एग्रीकल्चर से आता है। तो हमारी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अब आगे जो हम बताएंगे आपको वो आपका होगा, जो इंडस्ट्रीज में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा वो होंगी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब ये केमिकल इंडस्ट्रीज तो होंगी, लेकिन इनका जो रॉ मटेरियल होगा ना, जो रॉ मटेरियल आप देखेंगे वो रॉ मटेरियल्स क्या होगा, ये मिनरल्स ही होंगे जिनसे हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज बनती हैं। ये मिनरल से आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है केमिकल इंडस्ट्रीज। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी फास्ट ग्रोइंग। देखो, फास्ट ग्रोइंग का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत जल्दी से ग्रो कर रही है। और डाइवर्सिफाई का मतलब, इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विभिन्न है। विभिन्न का मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग है, दे आर डिफरेंशिएटेड। डाइवर्सिफाई है तो कोई किसी केमिकल से रिलेटेड है, कोई किसी के, तो इसका मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज तो है, लेकिन क्या है वो, एक मिनट में एक बार पेन की इंक चेंज कर लेता हूँ बेटा, ताकि आपको इजीली आपको अवेलेबल हो दिखाई, आपको आसानी से दिखाई। तो डिफरेंट होती हैं, इसका मतलब होता है केमिकल्स जो है ना, जो क्या है बेटा, केमिकल्स जो है बेटा वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही केमिकल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज और उनके चेन स्टोर्स हैं, ऐसा नहीं है, चेन स्टोर की तरह नहीं है। यहाँ पे हमारे जो केमिकल्स हैं उनमें भी क्या डाइवर्सिफिकेशन है, उनके अंदर भी क्या बेटा आपका डाइवर्सिफिकेशन आता है। तो आगे चलते हैं। रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अगर हम देखें, कंट्रीब्यूट 3% टू द जीडीपी। रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना प्रोवाइड करती है बेटा, ये देखो केमिकल इंडस्ट्रीज कितना प्रोवाइड करता है जीडीपी में, 3% प्रोवाइड करती है बेटा। कितना परसेंट प्रोवाइड करती हैं, 3% ऑफ द जीडीपी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि केमिकल इंडस्ट्रीज का कौन सा है जो ग्राफ में है, ये वाला किसका है बेटा, आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज का है। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है केमिकल इंडस्ट्रीज से। और उससे आगे का जो ये है बेटा, ये क्या है, ये है आपका रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। ये क्या रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है। आगे देखिए, एक बार इनको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाई द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड। अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, वर्ल्ड की बात करें, तो हमारा कौन सा स्थान आता है बेटा, 12th आता है। तो हमारा स्थान कौन सा आता है बेटा, ये 12th आपका स्थान आता है अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारी एशिया की तो कौन सी है, थर्ड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट किसकी है, हमारी एशिया में तीसरे नंबर पर आती है। और 12th इसका स्थान कहाँ पर आता है बेटा, जब हम किसकी बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं। तो आइए इन चीजों को सीखते हैं आगे, इनके बारे में पता करते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड। इसमें कैसी ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ। जो ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रैपिड ग्रोथ बोलते हैं। जो ग्रोथ आपकी क्या हुई है, जल्दी जल्दी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड ग्रोथ बोलते हैं।
हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर्स में बेटा। इसमें अब देखो दो सेक्टर्स यहाँ पे बटे हुए हैं आपके, एक तो बटा है ऑर्गेनिक और एक बटा है बेटा इनऑर्गेनिक। ध्यान रखना, हमने जो आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज है बेटा, इसमें दो सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। एक सेक्टर तो है ऑर्गेनिक का और एक सेक्टर है बेटा किसका, इनऑर्गेनिक का। एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स में अब आगे देखिए, इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स एंड एडहेसिव। एडहेसिव होता है जो मतलब चिपकाने का कार्य करता है बेटा। किसका काम करता है, चिपकाने का कार्य करता है, उसको एडहेसिव कोहेसिव बोलते हैं। ये दोनों के दोनों उसी से रिलेटेड होते हैं। या फिर प्लास्टिक की आती है नंबर 3 पे, नंबर 2 पे क्या आते हैं बेटा, सिंथेटिक फाइबर आते हैं, नंबर 1 पे क्या आते हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स आते हैं। ये हमारी जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। और नंबर 1 2 3 4 5 पे क्या आता है बेटा, आपके पेंट्स आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या आते हैं आपके, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। नंबर 1 क्या आते हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए। नंबर 2 पे क्या आते हैं बेटा आपके, जैसे पेंट्स हो गए, या फिर आपके प्लास्टिक्स हैं बेटा आपके, या फिर यहाँ पे क्या आ गए, एडहेसिव वगैरह आ गए बेटा। ये सब किससे रिलेटेड है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिकल्स में इंक्लूड होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं आपको इन इंडस्ट्रीज के बारे में। डाइज स्टफ, डाइज का मतलब क्या होता है, डाइज एक कलर्ड सब्सटेंस होता है बेटा। क्या होता है बेटा, कलर्ड, जो कि इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग भी बोलते हैं। डाई को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग ही बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल, इस ब्लीचिंग पाउडर का आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। और इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इसको टू गिव कलर टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स को दिया जाता है बेटा कौन सा कलर, डाई से कलर होता है जो उसको दिया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स को। तो ऐसी क्या होती है बेटा, ये डाइज होती हैं गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्या देते हैं बेटा, ये कलर्स देते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, डाइज बोलते हैं। आगे देखिए, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, HNO3 और आता है आपका सोडा एस। अल्कली जाते हैं बेटा इसके अंदर, जिसमें सेल वगैरह बनाए जाते हैं, अल्काली जाते हैं। आगे देखते हैं, तो हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या आती है बेटा, केमिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं हमारे डाइज के स्टफ हो गए, कास्टिक सोडा हो गया, या नाइट्रिक एसिड। देखो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है नाइट्रिक एसिड आपका। अगर इसको HNO3 को और HCl को मिलाकर एक एक्वारिजिया भी बनाया जाता है बेटा, वो भी आपका साइंस में कई बार क्वेश्चन आता है। जो मेटल्स हमारी ज्यादा, जैसे ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, कुछ हमारी मेटल्स ऐसी होती है बेटा जो पिघलने का नाम नहीं लेती, जैसे गोल्ड वगैरह है या प्लेटिनम वगैरह है। ये सारी की सारी, इनको मेल्ट करने के लिए एक एक्वारिजिया नाम का केमिकल बनाया जाता है। और उस केमिकल में हम HCl और HNO3 को डालते हैं तो एक हमारा एक्वारिजिया नाम का कलर तैयार हो जाता है। सॉरी, कलर बोल रहा हूँ, एक एसिड तैयार होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उस स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल किया जाता है आपके, कि मतलब जो आपके गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट्स हैं उनको सबको पिघलाने के लिए। और सेकंड थर्ड क्या आता है बेटा इसमें, कॉस्टिक सोडा है साथ, और अल्कली। जैसे आपकी सेल दिखाई दे रहा है बेटा, इस तरीके से सेल की फॉर्मेशन में भी क्या आता है बेटा, हमारी अल्कलीज आती हैं।
तो अब देखते हैं आगे। दीज इंडस्ट्री आर वाइडली सेपरेट ओवर द कंट्री। ये हमारी इंडस्ट्री जो है ना बेटा बिल्कुल वाइडली सेपरेट है। ये हमारे सारे के सारे जितने भी देश है ना, सारे देशों में अलग अलग जगह पर बिल्कुल डिफ्रेंशिएट तरीके से वाइडली सेपरेट है। कोई भी ऐसा नहीं कि ये एक जगह पे कंजेस्टेड है, ऐसा नहीं है। ये वाइड सेपरेट है। जैसे वाइड सेपरेट का मतलब होता है कि इनकी ब्रांचेज है ना, जो वो अलग अलग स्थान पे बहुत सारी जगह पे इनकी अलग अलग ब्रांचेज है बेटा। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज होगी, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। जैसे ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट जो होते हैं ना, नियर कहाँ पे होंगे बेटा, ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स की। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था ना कि जो हमारे पेट्रोल होता है ना, वो एक नोडल इंडस्ट्री होता है। एंड व्हाट इज ए नोडल इंडस्ट्री? नोडल इंडस्ट्री वो होती है विद द हेल्प ऑफ विच इंडस्ट्री all other industries have been developed is known as nodal industry। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसको नोडल इंडस्ट्री बोला जाता है पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को, क्योंकि पेट्रोकेमिकल प्लांट्स ही बहुत सारी कंपनीज को क्या करता है बेटा, उनको बहुत सारी कंपनी होती है ना जो हमारी, उनको क्या करने का कार्य करता है, उन सारी की सारी कंपनीज को बेटा उसके तरीके से डेवलप्ड करने का काम करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। बेसिक केमिकल अंडरगो processing to further produce other chemicals that are used for industrial applications and agriculture or directly consumer market। देखो मैं बताता हूँ। बेसिक केमिकल्स जो होते हैं अंडरगो प्रोसेसिंग में होते हैं टू फर्दर प्रोड्यूस, उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है अदर केमिकल को प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे बेसिक केमिकल कोई हो गए, वो प्रोसेसिंग में चले जाते हैं बेटा, और प्रोसेसिंग में जाने के बाद टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो दूसरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, या एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट्स के लिए होते हैं। देखो मैं बता देता हूँ। जैसे बेसिक केमिकल ले लिया हमने कोई भी और उसमें प्रोसेसिंग करी, तो प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो प्रोसेसिंग में क्या होगा, उससे जो प्रोड्यूस होंगे जो दूसरे केमिकल दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, या तो उनका इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट वो कंज्यूमर के पास चले जाएंगे जहाँ पे उनका कंजप्शन हो जाएगा। ये तीन तरीके हो सकते हैं बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग के दौरान टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल, जो दूसरे केमिकल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और या तो हमारे तीन चीजें हैं बेटा, तीन चीजों का ध्यान रखो बस। जो हमारे प्रोडक्ट आपके पैदा हुए हैं वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जो कि आपके इसके नियर थे बेटा, इसके नियर जो थे उसके नियर जाओगे जब आप, तो वहां पे जो बेसिक केमिकल्स आएंगे बेटा, वो जो आपके प्रोड्यूस होंगे, सबसे पहली बात तो ये उसके नजदीक होती है। दूसरी बात है अगर वो प्रोड्यूस होंगे तो उनका सबसे पहला काम क्या होगा, या तो फर्दर जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होगा उनका। कहने का मतलब इंडस्ट्री में दोबारा फिर प्रोसेसिंग में चले जाएंगे वो, और उसके बाद जब प्रोसेसिंग होगी तो उस प्रोसेसिंग के बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। या फिर सेकंड क्या होता है बेटा, सेकंड होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बजाय एग्रीकल्चर के सेक्टर में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? एग्रीकल्चर के सेक्टर में चले जाते हैं। या फिर थर्ड क्या हुआ इसका, कंज्यूमर्स के पास चले जाते हैं जहाँ पे उनका डायरेक्ट कंजप्शन हो जाता है। डायरेक्ट कंजप्शन विल टेक्स प्लेस, जहाँ पे उनका क्या हो जाता है, डायरेक्ट कंजप्शन हो जाता है, उसका डायरेक्ट कंजप्शन हो जाता है। उनके डायरेक्ट कंजप्शन के साथ वो हमारे केमिकल आ जाते हैं जिनसे उनको क्या हो जाता है, डायरेक्ट कंजप्शन हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो तीन तरीके से जा सकते हैं, या तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में प्रोसेस हो जाएंगे, या फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर में जाके उनके इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर कंज्यूमर के पास चले जाएंगे। अब सबसे पहले केमिकल इंडस्ट्री में आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखो फर्टिलाइजर का सबसे मेन सोर्स अगर कोई देखा जाए तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है बेटा, एग्रीकल्चर्स में होता है। कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर्स में। एग्रीकल्चर का ये क्या है बेटा, रो मटेरियल है, जो कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर में होगा। और ये क्या करता है, अगर सिंपली देखें तो ये एनहेंस करता है, एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। किसके एनहेंस करता है? फर्टिलिटी ऑफ द
सोयल को क्या करता है, एनहेंस करता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज द सेंटर्ड अराउंड द, ये कहाँ पे सेंटर्ड होती है, अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट हो जहाँ पे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, जो फर्टिलाइजर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एनपीके का। देखो इसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन, पी एंड के। एन बोले तो नाइट्रोजनस, पी बोले तो फॉस्फेट, और के बोले तो पोटास। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या तार बन जाता है, फर्टिलाइजर इज रेडी फॉर यूज। यूज के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, क्या, फर्टिलाइजर हमारा रेडी हो जाता है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे देखो, तो इसलिए नियर बाई किसके होती है, देखो नाइट्रोजन से ये हमारा क्या हो गया, एन हो गया, अमोनियम फॉस्फेट से फॉस्फेट वगैरह के साथ साथ अमोनिया भी लगा बेटा, तो अमोनिया का भी इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। इसमें हमारे फर्टिलाइजर को बनाने में एक्चुअल में अमोनियम फॉस्फेट या अमोनिया क्या होती है, NH3 होती है बेटा। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है। तो जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज होंगी ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अगर इंडस्ट्री है बेटा, ये सारी की सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी की सारी, ये इंडस्ट्रीज कौन सी है बेटा, ये सारी की सारी आपकी इंडस्ट्रीज है, किसकी, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री है, या फिर अमोनियम फॉस्फेट की है, अमोनियम फॉस्फेट से रिलेटेड है, या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है। तो इसके आसपास ही किसकी इंडस्ट्री मिलेगी आपको, इसके आसपास ही आपको किसकी मिलेगी, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री मिलेगी। किसकी इंडस्ट्री मिलेगी, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और ये किसके कारण, वाई, अगर क्वेश्चन अराइज होता है, वाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री is nearby to the industries of nitrogenous fertilizer, ammonium phosphate, and phosphatic fertilizers, phosphatic fertilizers। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, सपोज करे पूछता है। नंबर 2 आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द availability of a industry, that is availability of raw material very easily। इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी मैंने आपको इसके ना क्लासिफिकेशन करवाई थी, या मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया था, मैंने जब भी आपको बताया था कि जब भी अगर मान ले इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल के बारे में अभी कभी भी पूछेगा, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, उस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए एक बार, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो वो क्या होता है, सबसे पहली ही चीज आती है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ रो मटेरियल, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं। सेकंड ये आ सकता है, लेबर वगैरह की बातें आ सकती हैं। नंबर 3 लैंड आ सकती है। नंबर 4 गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ सकता है। और नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आएगी। नंबर 6 बेटा पावर के बारे में भी आ सकती है। ये सब चीजें मैटर करती हैं किसी भी इंडस्ट्री के बारे में। अगर मान लो किसी इंडस्ट्री है कोई, उस इंडस्ट्री की लोकेशन कैसी होगी,
तो ये सब की सब चीजें आपकी मैटर करती हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे होने वाली है। अब देखिए केमिकल इंडस्ट्री थर्ड, द थर्ड पोटाश इज एंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व फॉर द कमर्शियली यूजेबल पोटाश। ध्यान रखना, अगर हमारे पास किसी चीज के जो चीज की रिजर्व नहीं है तो वो है बेटा पोटाश। क्या है बेटा? पोटाश। क्या है बेटा? वो पोटाश। और ये कोई भी ये किसी भी पोटासियम, हम कोई भी पोटासियम कंपाउंड बना सकते हैं। कोई भी हम पोटासियम कंपाउंड अगर मंगाएंगे तो पोटासियम कंपाउंड से हमें पोटास मिल जाएगा। तो इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं या तो पोटास को या फिर एनी पोटासियम कंपाउंड को। किसको? एनी पोटासियम कंपाउंड को, क्योंकि इनके हमारे पास क्या नहीं है बेटा? रिजर्व्स नहीं है। दैट्स वाई हम किसको? पोटास को, और इसको एंटायरली इंपोर्टेड लिखा हुआ है वहां पे। क्योंकि यहाँ पे देखो एंटायरली का मतलब क्या है? एंटायरली अगर नहीं लिखा होता तो हम सोच सकते थे कि कुछ हमारे पास अवेलेबल है और कुछ हम बाहर से मंगवा लेते हैं और टोटल हमारा पूरा हो जाता है, वी विल गेट पोटास। लेकिन नहीं, हमारे पास बिल्कुल भी रिजर्व्स नहीं है, तो एंटायरली इंपोर्टेड किया जाता है। इसको बनाने के लिए पोटास को इंपोर्ट ही करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बताया बेटा कि जब भी किसी फर्टिलाइजर को बनाया जाता है तो उसके लिए किसको इंपोर्ट किया जाता है? पोटास को हमेशा क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ध्यान रखना, थर्ड लार्जेस्ट। ध्यान रखना बेटा, थर्ड लार्जेस्ट है हम। कौन से हैं? थर्ड लार्जेस्ट। किसमें बेटा? फर्टिलाइजर में। लेकिन फर्टिलाइजर भी बहुत तरह के होते हैं, तो ध्यान रखना कौन सा फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, जिसमें हम तीसरे नंबर पर आते हैं। At present, there are 10 public sector undertaking and one in cooperative sector at Hazira in Gujarat under Fertilizer Corporation of India। 10 तो पब्लिक सेक्टर हैं और वन कंपेयरिंग सेक्टर। तो ध्यान रखना बेटा, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर के 10 तो क्या बेटा? 10 है। 10 तो क्या? पब्लिक। 10 तो क्या बेटा? पब्लिक सेक्टर है। 10 तो क्या है? पब्लिक सेक्टर है। सिर्फ एक कोऑपरेटिव सेक्टर है। That's why it is important, it is important to know the कोऑपरेटिव सेक्टर, कि वो कोऑपरेटिव सेक्टर है कौन सा। तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर कौन सा है बेटा? वो कोऑपरेटिव सेक्टर आपका है, देख लेते हैं एक बार कौन सा है। जो कोऑपरेटिव सेक्टर आपका है वो है बेटा हजीरा इन गुजरात। कौन सा है बेटा? याद रखना, हजीरा इन गुजरात। ये हमारा कौन सा है? बिल्कुल कोऑपरेटिव सेक्टर है बेटा। कोऑपरेटिव सेक्टर कहाँ पे है? जो बेटा गुजरात में, जिसका नाम क्या है बेटा? हजीरा इन गुजरात है, जिसका नाम है हजीरा इन गुजरात। तो ये थे हमारे कुछ फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ बातें। अब आगे चलते हैं। एंड पब्लिक सेक्टर वही बता दिया मैंने आपको। एक पब्लिक सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर कहाँ पे? हजीरा गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और किसके अंडर है बेटा? वो एफसीआई के अंडर है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अगर हम बात देखें, एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे स्टार्टिंग में तो स्टार्ट हुई थी कुछ ही पार्ट्स में कंट्री के एक्सपेंड हुई थी, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे पार्ट्स में क्या होगी बेटा? एक्सपेंड होगी। जैसे अगर 3 स्टेट कंट्रीब्यूट टुवर्ड हाफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, कौन कौन से? गुजरात, उत्तर प्रदेश। पहला कौन सा आता है बेटा? गुजरात। सेकंड क्या आता है? उत्तर प्रदेश। थर्ड क्या आता है? केरला। फोर्थ क्या आता है? तमिलनाडु। तीन तो मैं आपको भी याद करवा देता हूँ। गुजर ने यूपी में केला खाया।
यूपी में तमिल का केला खाया। देखो, गुर्जर ने मीन्स गुजरात, यूपी में उत्तर प्रदेश, तमिल का तमिल, और केला का क्या आएगा बेटा, केरला, और तमिल का क्या आएगा, तमिलनाडु। ट्रिक को याद रखना बेटा, गुर्जर ने यूपी में तमिल का केला खाया, ये बिल्कुल हाफ जो है ना फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन है बेटा, हाफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हार्ड प्रोडक्शन में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है बेटा तो वो कौन है बेटा, गुर्जर ने यूपी में तमिल का केला खाया, ये हमें ध्यान रखना है बेटा। तो ये था आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड। अब मान ले से पीछे मान ले मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कौन कौन से आएंगे बेटा फर्टिलाइजर में जो हमने पढ़ा अभी तक। देखो, केमिकल इंडस्ट्रीज आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी बेटा, इसमें केमिकल्स के बारे में बताया था। फर्टिलाइजर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सेंटर्ड होती है अराउंड द प्रोडक्शन, जब किसका होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, अमोनियम फोस्फेट का और फोस्फेटिक फर्टिलाइजर का। तो एक कॉम्बिनेशन होती है एनपीके की, एन से होता है नाइट्रोजन, पी से होता है फोस्फेट और के से होता है पोटास। और हमारा जो पोटासियम है बेटा, हम उसको तीसरा जो पोटास है उसको एंटायरली क्या करते हैं, हम इम्पोर्टेड करते हैं। अदर कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व, उसमें कोई भी रिजर्व उसके नहीं है बेटा। तो हम उससे आगे देखेंगे, एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ द कमर्शियल यूजेबल ऑफ द पोटास और पोटासियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा, हम किसके हैं, ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के, क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसके, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, 1 कोऑपरेटिव ओपी, कहाँ पे बेटा, जो हमारा हजीरा गुजरात में है बेटा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एक्सपेंड हो गई। और जो मेन स्टेट्स हैं वो कौन कौन से बेटा, गुजरात है, यूपी, केरला और तमिलनाडु। और इसमें आप बोलेंगे गुर्जर ने यूपी में केला खाया, गुर्जर से गुजरात, यूपी से उत्तर प्रदेश और केला से केरला, और तमिल का केला खाया तो तमिल से तमिलनाडु। तो ये थी आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी बेटी। और इससे आगे जो आपकी है बेटा सीमेंट इंडस्ट्री, ये आपकी डिलीटेड पोर्शन के अंडर है। फिर भी इसका थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंडेड दिस वीडियो। लेट्स से हैव ए ब्रेक एंड आफ्टर दिस आपकी अगली वीडियो में हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक कौन से होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।